हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब बारी है फाइनल रिवीजन की। फाइनल रिवीजन के अंदर हम हर एक चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला सारे कवर करेंगे और वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है एग्जाम में जस्ट जाने से पहले। इन 10-10 मिनट की आप वीडियोस को देखें, 1 घंटे में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर 1, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर के साथ हम ये रिवीजन सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से हम कंसेप्ट देखते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट रियल नंबर के अंदर आता है नंबर सिस्टम का, जिसके अंदर मैं आपको समझाता हूं। पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स भी इन्हें हम बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स के अंदर जीरो भी आ जाता है और ये सारे नेचुरल नंबर्स भी इसके अंदर होते हैं। और इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स इसके अंदर 0 1 2 3 4 ये तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ -1 -2 -3 -4 ये सारी इंटीजर्स भी इंटीजर्स के कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिनमें p बाय q के नंबर सभी के सभी इंक्लूड किए जाते हैं। सभी इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। 3/2 -5/3 ये वाले नंबर्स भी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के अंदर √2 √3 पाई ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके, वो इरेशनल नंबर होते हैं। और अगर रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला दिया जाए तो बनता है रियल नंबर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, कोई इरेशनल नंबर रैशनल नहीं हो सकता। तो ये तो बेसिक नंबर सिस्टम का था। इसके बाद आते हैं जो ज्यादातर जिस पर क्वेश्चन बनते हैं रियल नंबर में, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या चीज होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखिए, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है वो खुद। एक होता है वो खुद प्राइम नंबर। 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो कि एक इवन नंबर भी है, जो कि एक इवन नंबर भी है। 2 3 5 7 11 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और 2 और 5 इकलौते ऐसे नंबर हैं जो जो एंड होते हैं 2 और 5 पे। और कोई भी ऐसा नंबर, प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो 5 पे एंड होता है या फिर 2 पे एंड होता है, और कोई नंबर नहीं मिलेगा। और 2 की खास बात क्या है कि ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो अगर अब क्वेश्चन कई बार ऐसा बनता है कि एचसीएफ या एलसीएम निकाले लीस्ट प्राइम नंबर और लीस्ट कंपोजिट नंबर का। तो लीस्ट प्राइम नंबर जो आप लेंगे वो लेंगे आप 2। तो प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। दो से ज्यादा फैक्टर्स, जैसे 4 के 1 है, 2 है, 4 है, 3 फैक्टर्स हो गए इसके। जैसे कि 6, 1 2 3 6 4 फैक्टर्स हैं। तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर। और 4 लीस्ट कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा। 4 6 8 9 10 12 ये कंपोजिट नंबर्स के अंदर आते हैं। तो जो मैंने पूछा था अभी, लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम, उस लीस्ट प्राइम तो हो गया 2, लीस्ट कंपोजिट हो गया 4। कई बार पूछ लिया जाता है इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालें, तो एलसीएम आप समझ सकते हैं 4 हो गया और एचसीएफ हो गया 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो कंपोजिट नंबर भी आपको समझ में आया होगा। अब 1 किसी भी कैटेगरी में नहीं आया, आपने देखा होगा। प्राइम नंबर
2 से स्टार्ट हुए, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट हुए, तो इससे हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, 1 इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपस में प्राइम होते हैं, यानी कि जिनका HCF 1 होता है, जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं 16 और 21, या 5 और 7, या और भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं 16 और 17। ये आपस में क्या है, प्राइम है। इनमें आपस में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखेगा। हाँ, ये दोनों वैसे कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, एक कंपोजिट एक प्राइम भी हो सकता है। दोनों का अलग अलग का कोई सिस्टम नहीं है। को प्राइम मतलब आपस में क्या रिलेशन है इनका, आपस में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि ये तीनों मैंने पेयर लिए, ये को प्राइम है क्योंकि 16 का कोई भी फैक्टर 21 में नहीं है, 21 का कोई फैक्टर 16 में नहीं है, सिमिलरली इनमें और सिमिलरली इनमें। तो ऐसे नंबर्स का HCF कई बार पूछा जाता है, को प्राइम नंबर्स का। हमें याद रखना है ऐसे नंबर का HCF होता है 1। ऐसे नंबर का LCM कई बार पूछा जाता है, ऐसे नंबर का LCM होता है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, सीधा प्रोडक्ट करना है। जैसे 5 और 7 का मैं LCM पूछता हूं तो 5 इंटू 7 35 LCM हो गया। 16 और 21 का LCM 16 इंटू 25 मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, वो हो गया उसका LCM। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं, इसी को ही एक और नाम से भी हम बुलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर, ये भी आपको नाम याद रखना है, क्योंकि कभी कभार रिलेटिव प्राइम नंबर के नाम से भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, अब आता है फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री क्या है? फैक्टर ट्री फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। अगर मुझे 24 का फैक्टर ट्री बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये 2 इसका एक फैक्टर है, अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो बचा इधर 12। अब 12 के फैक्टर्स मैं बनाऊंगा, 24 के फैक्टर्स बनाए, 12 के फैक्टर्स बनाऊंगा। वो क्या आएगा, 2 इंटू 6 होता है 12। फिर मैं 6 के फैक्टर्स बनाऊंगा, 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3। तो ये फैक्टर ट्री कहलाता है। अब यहां से भी CBSE क्वेश्चन पूछता है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, कोई एक फिगर यहां पर गायब कर सकता है वो, लाइक इधर से 12 गायब कर दिया और इधर से लेट से 24 ही गायब कर दिया, और हमसे पूछ लिया गया कि बॉक्स में ये जो x और y है क्या होंगे। तो हमें कैसे पता लगाना है, इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर वाला नंबर बनता है। तो 2 इंटू 3 6, तो 2 इंटू 6 ये बनेगा 12, यानी कि x की वैल्यू 12 हो गई, और इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा y, यानी कि y की वैल्यू 2 इंटू 12 24 हो गई। तो फैक्टर ट्री से भी CBSE ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आते हैं हम HCF और LCM पर। HCF LCM हम जानेंगे यहां पर ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फॉर एग्जांपल मुझे 24 एंड 36 का HCF और LCM दोनों निकालने हैं, तो पहला मेथड मेरा क्या होगा, 24 के प्राइम फैक्टर्स बना लूंगा मैं। प्राइम नंबर आप समझ चुके हैं, तो प्राइम फैक्टर्स ओनली। पहले ये 2 पे डिवाइड हुआ, इधर आया 12, फिर से 2 पे डिवाइड हुआ, फिर से 2 पे डिवाइड हुआ, इसके फैक्टर्स बन गए 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। 36 के फैक्टर्स में करता हूं, 36 के फैक्टर्स करता हूं, तो 2 18 2 9 3 3, इसके फैक्टर्स बने 2 पावर 2 इंटू 3। अब मुझे इनका HCF और LCM चाहिए, तो इसके लिए आप डेफिनेशन याद रखेंगे, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स
विद लीस्ट पावर, लीस्ट पावर कौन से फैक्टर्स के प्रोडक्ट की बात की गई है? जो कॉमन है, जो कॉमन है और उनकी भी सबसे कम पावर वाले फैक्टर ही लेने हैं। जैसे 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 की लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर क्या है यहां पर? सबसे छोटी पावर मुझे दिख रही है 2 पावर 2, तो HCF में आएगा 2 पावर 2 इनटू 3 में 3 भी कॉमन है, 3 की सबसे कम पावर इधर 2 है, 3 की सबसे कम पावर मुझे दिखाई दे रही है 3 पावर 1, तो 3 पावर 1 आएगा इधर, यानी कि 3 4 जा 12 इसका HCF हो गया। अब बात कर लेते हैं हम LCM की, LCM की मैं बात करता हूं। LCM के अंदर, LCM की मैं बात करता हूं तो LCM में क्या होगा देखो, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर, ईच फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, विद हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट पावर वाले फैक्टर, हर एक फैक्टर को लेना है इसमें, ईच फैक्टर। चलो देखते हैं, 2 आ रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 आ रहा है, 3 की हाईएस्ट पावर 2, कितना बना 2 पावर 3 8 इंटू 9 72 इसका HCF हो गया। इस तरीके से हम HCF और LCM निकालते हैं। ओके, उसके बाद आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम क्या पढ़ते हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम के रूप, प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। और ये जो पैटर्न होगा, ये जो ऑर्डर होगा इसका, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन फैक्टर्स इसके अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने 24 को लिया, किसी ने तो इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और किसी ने इसको लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। 2 टाइप के कौन कौन से बनते हैं? एक तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 5, क्या ये कंपोजिट नंबर है? यस, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 5 इंटू ये कॉमन, हम क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 इंटू समथिंग लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में ये लिखा जा सकता है। या ये कहें कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, एक तो 1 होगा, एक ये खुद जितना जो नंबर है वो भी होगा, और एक 5 भी हो गया, और एक ये नंबर भी इसका फैक्टर हो गया, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहां से सीबीएसई पूछती है इस टाइप का कि 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या ये कभी 0 पे एंड हो सकता है? हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। प्राइम 0 पे एंड होने के लिए 10 चाहिए, 10 के लिए 2 इंटू 5 चाहिए, जबकि यहां 3 है। हम कितनी भी पावर कर दें, ये कभी भी 5 नहीं आ पाएगा यहां पर, तो क्या होगा, ये कभी 0 पे एंड नहीं होगा, 0 पे एंड नहीं होगा। उसके बाद आता है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इनमें जल्दी से हम डिफरेंस देखते हैं। रैशनल नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मेन जो डिफरेंस है वो हमें समझना है इनकी डेसिमल एक्सपेंशन का। इसकी 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। एक तो होती है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाती है, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट करने लग जाती है, लेकिन रिपीट करने लग जाती है। इरेशनल नंबर की एक ही टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट भी नहीं करती और टर्मिनेट भी नहीं करती। ये आता है इरेशनल नंबर्स के अंदर। डेसिमल एक्सपेंशन से सीबीएसई क्वेश्चन हमसे पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे ये आपको एक नंबर दे दिया 7/25, बताइए ये रैशनल है इररेशनल है? अगर रैशनल है तो टर्मिनेटिंग वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग है, किस टाइप का है? हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स के, अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है तो डिनोमिनेटर्स के फैक्टर बनाएंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर इस फॉर्म में आ रहे हैं 2 पावर n इंटू 5 पावर m, तो हम समझ जाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग, यहां पर n और m क्या चीज दी गई है? n और m कोई भी होल नंबर है, यानी कि इनकी पावर 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू इनकी हो सकती है, कोई भी होल नंबर। जैसे इसके अंदर 2 तो नहीं है, 2 की पावर 0 है तो 5 की पावर 2 है, 25 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये केस हो गया टर्मिनेटिंग का, ये केस हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। एक तो ये पूछा जाता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा यहां से पूछा जाता है कि जैसे आपको एक नंबर दिया 573 डिवाइडेड बाय 2 पावर 8 इंटू 5 पावर 2, ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा? उस केस में अगर इसके फैक्टर्स दिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और ये चेक करेंगे कि 2 की पावर ज्यादा है या 5 की पावर। जिसकी पावर ज्यादा होगी और जितनी होगी उतने ही प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 8 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, 8 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी फॉर्मूला थे, वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में जिसके अंदर हम करेंगे चैप्टर 2 विद इन 10 मिनट्स। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेकर आया हूं 10 मिनट रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हर एक चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला, पूरा का पूरा सिर्फ 10 मिनट के अंदर। एग्जाम में जाने से पहले आप ये बस एक बार वीडियो देखिए और आपको पूरा चैप्टर के कंसेप्ट और पूरे चैप्टर के फॉर्मूला एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थैंक यू स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपना 100% कंट्रीब्यूट करूं। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर 2 की रिवीजन। चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर, बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है, होल नंबर, यानी कि वेरिएबल की पावर 0 1 2 3 ये कुछ भी हो सकती है। 5/x+3 ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर x की पावर -1 हो गई है। अगर आप देखेंगे तो -1 नहीं चलेगी, ओनली पावर चलेगी 0 1 2 3 4 5। फ्रैक्शन में भी पावर, रूट में अगर x आ गया और कुछ भी लिखा हुआ है तो वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की। डिग्री क्या होती है? मैंने कोई भी पोलिनोमियल लिखा, उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है, हाईएस्ट पावर 5 है, इसकी डिग्री हो गई 5, इसकी डिग्री हो गई 5। तो पोलिनोमियल को हम क्लासिफाई करते हैं डिग्री के बेसिस पे। सबसे पहले हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ax+b, इस फॉर्म में जो पोलिनोमियल है जिसके अंदर a 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे ax² + bx+c, यहां पर a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज क्वाड्रेटिक टर्म ही 0 हो जाएगी। इसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। फिर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है। और उसके बाद के जो पोलिनोमियल्स हैं हम उन्हें बोलते हैं डिग्री पोलिनोमियल ऑफ डिग्री दिस, लाइक अगर डिग्री 8 का है तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, इस तरीके से हम बोलते हैं।
इसके बाद हम आते हैं कंसेप्ट पर कि जीरोस और रूट्स क्या होते हैं पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल की ऐसी वैल्यू लाइक मैंने लिखा 5x माइनस 10, इसमें वेरिएबल यानी कि x की ऐसी वैल्यू जो मैं अगर पुट कर दूं तो इसको ये जीरो बना दे, ऐसे वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो 5 इंटू 2 माइनस 10 ये बन जाएगा 0। तो 2 इसकी 0 या 2 इसका रूट कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1, ये भी 0 बन रहा है। इसका मतलब 2 इसकी 0 है या 2 इसका 1 इसकी 0 है या 1 इसका रूट है। इसके बाद हम समझते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इन जीरोस का। यहां से सीबीएसई एक क्वेश्चन पूछता है, यहां से सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कोई भी पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया लाइक कुछ इस तरीके से, तो इसकी जीरोस जहां भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं इसकी जीरोस होंगी। तो ग्राफ देकर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट ये -3 पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट ये 2,0 पर, और लेट ये 4,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। पूछा जाएगा इसकी कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं, जितनी जगह ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। 1 2 3 जीरोस इसकी हैं। फिर पूछा जाएगा कौन कौन सी जीरोस हैं, वो आप कैसे निकालेंगे, एक्स वाला पार्ट उठा लो खाली, -3 फिर 2 और 4 ये इसकी जीरोस हैं। फिर कई बार पूछ लिया जाता है पोलिनोमियल क्या है जिसका ये ग्राफ बना है, तो 3 जीरोस निकल गई, जीरो से फैक्टर बनाइए। कैसे, -3 जीरो है तो x प्लस 3 फैक्टर, 2 जीरो है तो x माइनस 2 फैक्टर, 4 जीरो है तो x माइनस 4 फैक्टर। मतलब कि अगर अल्फा इसकी 0 है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा। इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, पोलिनोमियल निकल आया, पोलिनोमियल निकल आएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये हम सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही पढ़ेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक का आपके सिलेबस में है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसकी दो जीरोस मैं मान लेता हूं, टू नंबर ऑफ जीरोस, लेट अल्फा एंड बीटा इसकी जीरोस है, तो इनकी जीरोस और कोफिशिएंट्स जो ए बी सी है इनमें कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है सी बाय ए के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, सीबीएसई जरूर पूछेगा यहां से क्वेश्चन। इसके ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, कई बार हमसे ऐसा पूछा जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पोलिनोमियल है, अल्फा और बीटा इसकी जीरोस हैं, तो बताओ कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या होगी। ऐसे केस में आपको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लो और ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब सम ऊपर रखेंगे, प्रोडक्ट नीचे रखेंगे। सम ऑफ जीरोस मुझे पता है क्या है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे पता है क्या है, सी बाय ए। ये हमें ऊपर रखना है माइनस बी बाय ए, और सी बाय ए को हम नीचे रखेंगे और सोल्व कर देंगे इसको, ए से ए कट हो जाएगा, माइनस बी बाय सी। इस तरीके से अगर अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां से पूछी जाती है कि अगर अल्फा और बीटा इसकी जीरोस हैं तो आप वैल्यू बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहां से निकल आएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकल आएगी। दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे और इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। एक और सीबीएसई पूछता है यहीं से, क्या पूछा जाता है कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू बताइए। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एलसीएम लेंगे। यहां पर अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, इधर आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
अब दो पार्ट में इसको सोल्व करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस आइडेंटिटी से निकालेंगे और अल्फा बीटा हमारे पास ऑलरेडी होगा, वो डिवाइड में रख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहां से ये तीन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से, जो कि सीबीएसई बार बार पूछता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने सेकंड चैप्टर को क्विकली पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया, और वो भी 10 मिनट्स के अंदर अंदर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसके अंदर मैं लेकर आऊंगा चैप्टर 3, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। हम 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर आप डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 के टर्म 1 का ये चैप्टर है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 की रिवीजन। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आता है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले हम लीनियर इक्वेशंस को समझते हैं। लीनियर इक्वेशंस के पेयर लेंगे हम। एक लीनियर इक्वेशन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर मैं एक और लीनियर इक्वेशन ले लेता हूं तो वो पेयर बन गया, पेयर। ये अब कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर हम सबसे पहले इनके ग्राफ की बात करें तो हमें पता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। अगर हम पेयर की बात करते हैं तो दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, और दो स्ट्रेट लाइंस कैसी कैसी हो सकती है वही हमें ग्राफ के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहला केस कि हो सकता है कि वो दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा केस ये हो सकता है कि जब हम दो लाइंस का ग्राफ बनाए वो एक दूसरे के पैरेलल बन जाए, कुछ इस तरीके से वो एक दूसरे के पैरेलल बन जाए, ऐसे केस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं जिसके अंदर ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों लाइंस का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही बन जाए, ये पहली लाइन दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बन गई, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। हमें इनके सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और इनकी कंडीशन को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहां से सीबीएसई का एक क्वेश्चन 100% बनेगा। ये बात श्योर है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर टाइप ऑफ ग्राफ की, टाइप ऑफ ग्राफ की कैसा ग्राफ बनता है। फिर उसके बाद सेकंड केस में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। और उसके बाद हम यहां पर डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और उसके बाद उसकी कंडीशन क्या होगी, किस कंडीशन में वो ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूं मैं, कुछ इंटरसेक्ट होती हुई लाइंस दिखेंगी, कहीं किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो लाइन जहां भी इंटरसेक्ट होती हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक, 1, इसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर मैं दो इक्वेशंस ले लेता हूं, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, यानी कि दोनों के x का जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो नॉट इक्वल होगा b1 और b2 के रेशियो के। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। यहां से इन तीन कंडीशंस में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये बात श्योर हो जाती है यहां से। ओके, अब हम आते हैं सेकंड केस जो कि है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का केस है। पैरेलल लाइंस में इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, दो लाइंस होंगी जो कि आपस में पैरेलल होती हैं, और इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखिए, मैंने बताया जहां जो कॉमन पॉइंट होता है वही नंबर ऑफ उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। कॉमन पॉइंट एक भी नहीं होता पैरेलल लाइंस में, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हम बात करते हैं इसकी कंडीशन की,
तो a1 बाई a2 इक्वल होता है इसमें b1 बाई b2 के, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल है कॉन्स्टेंट्स का रेशियो। कॉन्स्टेंट का रेशियो अलग होगा, अगर वो भी सेम हो गया तो वो थर्ड केस बन जाएगा। थर्ड केस कौन सा है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस इज कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस वो कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है, वो कोइंसिडेंट लाइंस है। और अगर हम इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं, क्योंकि सभी के सभी पॉइंट तो कॉमन हो गए। यहाँ पर सभी पॉइंट कॉमन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके हो जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसकी अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं तो a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 और इक्वल होता है c1 बाई c2। इसमें तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, तीनों के तीनों रेशियोज इसके अंदर इक्वल हो गए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां से एक क्वेश्चन सीबीएसई का बनता ही बनता है। अच्छा, इसमें से सीबीएसई एक चीज कई बार और भी पूछ लेता है, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, इनके बारे में पूछ लेता है। तो देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। कंसिस्टेंट इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है जिनके सॉल्यूशन निकाल सकें। अब वो कोई भी केस हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन वाला भी हो सकता है क्योंकि इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है क्योंकि इसके भी सॉल्यूशन निकल रहे हैं। तो इन दोनों के सॉल्यूशन निकल गए तो कंसिस्टेंट के अंदर कौन कौन सी इक्वेशन आ गई? एक आ गई इंटरसेक्टिंग वाली, और दूसरा केस जो बना कंसिस्टेंट में वो बना कोइंसिडेंट लाइंस का, कोइंसिडेंट लाइंस का। और इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, जो नो सॉल्यूशन, कोई भी जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही ना हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के अंदर आ जाएगी पैरेलल लाइंस वाली, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट के अंदर आती है। तो यहां से एक क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से बनता है। बाकी तो इसके अंदर लीनियर इक्वेशंस हैं जिनके अंदर अलग अलग फॉर्मूले, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिनमें से हम एलिमिनेशन मेथड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट कोई भी दो इक्वेशंस हमें दी गई है, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड लेट 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। कोई भी दो इक्वेशंस मैंने एज्यूम कर ली, मुझे सॉल्यूशन निकालना है। मैं क्या करूंगा, या तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट, या तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा वो देखिए आप। जैसे इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं इधर 5 है इधर 2 है, अगर मुझे इक्वल बनाना पड़ेगा तो मैं इधर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन में, और इधर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, 2 5 जा 10x बन गया, इधर भी 2 5 जा 10x बन गया। या फिर दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, दूसरा तरीका आप यहां से ये देख सकते हैं कि इधर 3 है और इधर 1 है, तो इसको सिर्फ 3 से भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं विदाउट इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किए, तो भी ये y के कोफिशिएंट इक्वल बन रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इक्वल बना लेता हूं पहले, y के कोफिशिएंट इक्वल बनाने जा रहा हूं मैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया और इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया 3, पूरी इक्वेशन के अंदर 3 मल्टीप्लाई किया। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। सेकंड स्टेप क्या होता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। देखो ये भी 3 है ये भी 3 है, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर सेम है, सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर अलग अलग साइन है जैसे कि ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग है तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने पर 3y माइनस 3y 0 हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया y। बचा क्या, 11x इज इक्वल टू 11, और x की वैल्यू 11 अपॉन 11 दैट इज 1 आ गई। इसी तरीके से अगर मैं x के कोफिशिएंट इक्वल करके x को एलिमिनेट कर लेता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है। इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी समझते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी समझते हैं।
सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से अप्लाई होगा, सेम क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना है, एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, एक वैल्यू निकालनी है दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो, या सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो, वो वैल्यू निकाल के दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करनी है, यही काम है। जैसे सबसे आसान मुझे यहां पर ये लग रहा है कि मैं इस y की वैल्यू निकाल लेता हूं, इस y की वैल्यू निकालना मुझे सबसे आसान लग रहा है। कैसे, देखिए, अगर मैं y को इधर ले जाता हूं तो y हो गया, और 1 को इधर ले आता हूं तो ये बना 2x माइनस 1, y की वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है, अब ये जिस इक्वेशन से निकला है उससे दूसरी इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे। जिस इक्वेशन से y की वैल्यू निकली है उससे दूसरी इक्वेशन में ये y की जगह रख देंगे। तो देखिए क्या बनता है, 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, वाई क्या है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 मैं यहां पर रखूंगा और इक्वल टू 8 रख दूंगा। तो 5x प्लस 6x माइनस 1 इज सॉरी माइनस 3, क्योंकि ये 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 8। देन 11x, और इस 3 को इधर लेके गया तो इक्वल टू 11, और x की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब x की वैल्यू 1 आ गई, मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू उठाऊंगा, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप दोनों में, या फिर जो हमने यहां से y निकाला था उसके अंदर पुट कर सकते हो। मैं इसके अंदर पुट करने जा रहा हूं, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू भी 1 आ गई। इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि हम ऑप्शन से उठाकर कर सकते हैं। तो इसकी रिवीजन में इतना ही था स्टूडेंट्स। ओके, ऑल द बेस्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन के साथ, जो कि है ट्रायंगल्स। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइनल रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम कर रहे हैं 10 मिनट रिवीजन, 10 मिनट में एक कंप्लीट चैप्टर। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, क्लास 10 टर्म 1 एग्जाम का। इससे पहले के चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में सबसे पहले हमें जो चीज डिस्कस करनी है वो है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, लेट ए बी सी, अगर कोई एक पैरेलल लाइन जो इसके दो साइड्स को कट कर रही है, लेट डी और ई पे, तो ये इसे इक्वल रेशियोज में कट करती है दोनों लाइंस को, यानी कि ए डी और बी डी का रेशियो इक्वल हो जाता है ए ई और ई सी के साथ, ये रेशियो इक्वल हो जाता है। अच्छा, इसी से हम एक चीज और समझ सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी है उनके सभी के रेशियोज इक्वल होते हैं। ए डी, अगर मैंने इधर AD लिया, देखो इधर क्या है AD और BD लिया है, ये वाला और ये वाला, तो इधर भी AE और EC लिया जाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूं कि चेंज कर लेता हूं, इधर मैं AD ले लिया और इधर मैंने कंप्लीट साइड ले ली AB, तो वो इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इधर AE ले रहा हूं, AE, और इधर कंप्लीट साइड ले रहा हूं AC, ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से हमने लिया है। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और केस भी इसके अंदर ले सकता हूं यहां से, क्योंकि सीबीएसई बार बार कंफ्यूज करता है और क्वेश्चन पूछता रहता है, तो वो आपको ध्यान से देखना होगा। अगर मैंने इधर ले लिया कंप्लीट साइड ए बी, कंप्लीट साइड ए बी और नीचे वाली साइड बी डी, नीचे वाली साइड, तो ये किसके इक्वल होगा, इधर भी हमें सेम पैटर्न बनाना पड़ेगा, कंप्लीट साइड AC और नीचे वाली साइड EC, इसके इक्वल होगा। ये रेशियोज इक्वल होते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स के रेशियोज भी इक्वल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऊपर BD आ जाए नीचे AB आ जाए तो भी ये इक्वल होगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अंदर। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हम क्या पढ़ते हैं कि दो कोई भी ट्रायंगल किन किन तरीकों से सिमिलर हो सकती है, पहले हम उनकी बात करेंगे। देखो ए बी सी और डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल्स मैंने ले लिए हैं। ये किस किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो सकते हैं, क्राइटेरिया होता है एंगल, एंगल यानी कि इसके कोई भी दो एंगल इस वाली ट्रायंगल के किन्हीं दो एंगल के इक्वल, तो ट्रायंगल हो जाती है सिमिलर। या फिर एस से एस हो सकता है, किन्हीं दो साइड्स का रेशियो सेम है, लेट ए बी और ए बी और डीई, इनका रेशियो इक्वल है AC और DF के, तो इनका इंक्लूडेड एंगल, देखो AB और AC का इंक्लूडेड एंगल एंगल आ रहा है एंगल A, और इसका इन दोनों यहां पर जो दोनों साइड ली गई है DE और DF, इंक्लूडेड एंगल ये आ रहा है, तो ये अगर इक्वल हो जाते हैं तब
एस क्राइटेरिया लगता है, और एक क्राइटेरिया होता है इसके अंदर एस जिसमें तीनों साइड्स का रेशियो, दो साइड का तो हो गया, अब इंक्लूडेड एंगल की बात नहीं की जाएगी, अब तीसरी साइड का रेशियो भी इक्वल है इन्हीं दोनों के रेशियोज के, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है बाय एस। तो ये क्राइटेरियाज होते हैं। सिमिलरिटीज में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि ए क्राइटेरिया से आपको सिमिलर दे दी जाएगी और साइड्स के रेशियो का पूछ लिया जाएगा, या साइड्स का रेशियो इक्वल दे दिया, एंगल पूछ लिया गया। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी अच्छे से आपको वो देखना है। क्या होता है, जब भी एक ट्रेंगल मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं और उसके सिमिलर एक लाइन बना लेता हूं, जैसा कि बीपीटी के अंदर होता है, बीपीटी वाला केस अगर मैंने यहां पर बना लिया, एक मैंने ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट की और उसके पैरेलल एक लाइन यहां पर बनाई, ट्रेंगल का मैंने लेट नाम दिया ए बी सी और इसको नाम दिया डीई। अब क्या होता है, छोटे वाली ट्रेंगल और बड़े वाली ट्रेंगल भी एक दूसरे के सिमिलर हो जाती हैं, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया लग जाता है यहाँ पे। यहाँ साइड्स का रेशियो हमें बहुत ही ध्यान से लेना है। देखो यहाँ कैसे लिया जाएगा, अब एडी और डी भी नहीं ले सकते हम, डी भी अगर लेना है तो ये बेस नहीं ले सकते। देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं, एडी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बाय ए बी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, ये आपको दिमाग में रखना है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। इधर भी ए ई छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, और बेस में भी ऐसा ही। देखो बीपीटी में बेस का हमने कहीं भी जिक्र नहीं किया, डीई और बीसी का कोई कोई रेशियो नहीं लिया गया है, वो रेशियो लिया जाता है सिर्फ इसी तरीके से, छोटी ट्रायंगल की साइड बाय बड़ी ट्रायंगल की साइड, यानी कि डीई बाय बीसी। ये आपको ध्यान रखना होगा, यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं सिमिलैरिटी के अंदर। सिमिलैरिटी के अंदर एक और पार्ट है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्विकली आपको देखना है और वो चीजें दिमाग में सेट कर लेनी है। अगर एक राइट ट्रायंगल हमें दिया गया है और यहां से जहां से राइट ट्रायंगल बन रहा है वहां से एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया जाए, वहां से 90 डिग्री का एंगल बना दिया जाए, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो एंगल बी इस वाले के इसके इक्वल होगा, रेड कलर वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे, और इसके बाद जो ब्लू कलर में मैं बना रहा हूं ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, बाकी 90 तो आपको दिख ही रहा है। इसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अच्छा, यहां से कुछ डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा, जो कि आपको मेमोराइज करने हैं। क्या रिजल्ट है वो देखिए, 3 रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जितने भी सैंपल पेपर मैंने सोल्व करवाए हैं, आपको 12 सैंपल पेपर्स में सोल्व करवा चुका हूं, सभी के अंदर यहां से जरूर क्वेश्चन आया है। वो क्या है, एडी स्क्वायर इक्वल होता है बीडी इंटू डीसी के। ये देखिए, एडी इसका स्क्वायर इक्वल होगा बीडी इंटू डीसी। अच्छा, इसी तरीके से ए बी स्क्वायर, देखो पैटर्न बनाना है आपको, एडी स्क्वायर लिया तो इधर वाली साइड और इधर वाली साइड का प्रोडक्ट, जब ए बी का स्क्वायर लिया ए बी तो इधर वाली साइड का स्क्वायर, सॉरी इधर वाली साइड यानी कि बीडी, और कंप्लीट साइड बीसी इंटू बीसी। और इसी तरीके से एसी का जब मैं स्क्वायर लूंगा, एसी का स्क्वायर वो होगा इधर वाली साइड एसी के इधर वाली साइड डीसी इनटू कंप्लीट साइड बीसी। ये 3 रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहां से एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है, तो ये आपको ध्यान में रखने, दिमाग में रखने हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर पूछा जाता है हमसे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम। एरिया थ्योरम भी हम इसको बोल देते हैं, एरिया थ्योरम। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, एरिया थ्योरम में कोई भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेट ए बी सी एंड डी ई एफ, लेट ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तब क्या होता है, इनके एरिया का रेशियो, यानी कि ए बी सी और इन डी ई एफ के एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ए बी और डी ई इनका जो रेशियो होगा इसका स्क्वायर होगा, या फिर बी सी और ई एफ इनका जो रेशियो होगा उसके इक्वल, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर जो थर्ड साइड बच गई ए सी और डी एफ
इनका जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर ट्रायंगल में भी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब हमने ट्रायंगल सिमिलर की थी तो मैंने ये बताया कि साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साथ ही साथ और भी कुछ चीजें हैं जिनका रेशियो इक्वल हो जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि रेशियो ऑफ, जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो रेशियो ऑफ साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहा हूं मैं यहां पर, वो इक्वल होते हैं रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, ये कोरस्पॉन्डिंग वर्ड आप ऐड कर लेना, कोरस्पॉन्डिंग हर किसी में, रेशियो ऑफ मीडियंस, उनके मीडियंस का रेशियो, और रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, और इक्वल होता है ये रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स, और ये इक्वल होगा रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल। ये सारे के सारे रेशियो इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से हम ये समझते हैं कि जब साइड्स का रेशियो इन सबके रेशियो के इक्वल है, तो अगर एरिया वाले क्वेश्चन में अगर पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है तो वही साइड्स का रेशियो है, उसी का स्क्वायर कर दें, एरिया का रेशियो आ जाएगा। अगर मीडियंस का रेशियो दिया हुआ है या मीडियंस दिए हुए हैं तो मीडियंस का रेशियो निकाल ले, वही साइड्स का रेशियो है, उसी का स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो आ जाएगा। इन चीजों को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम आती है पाइथागोरस थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस स्पेलिंग देख लेना आप, कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि 10 मिनट में ही वीडियो को कवर करना है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर ये 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं और बाकी दोनों साइड को परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के, ये आपको ध्यान रखना है। 90 के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर एक तरफ, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम दूसरी तरफ आपको रखना होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसके इसके अंदर जो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी बताने वाला हूं, वो आपको याद रखने हैं। फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस होगी, 3 4 5, ये फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो इसको फॉलो करते हैं। ओके, और कौन कौन से हैं, इसका डबल 6 8 10, ये भी बार बार पूछा जाता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। और कौन कौन से हैं, 5 12 13, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और एट 24, इसी का डबल कर देते हैं, इसी का डबल, ये भी काफी बार हमसे पूछा गया है। 10 24 26, ये भी काफी बार पूछा जाता है। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 7 24 25, ये भी काफी बार पूछा जाता रहा है। तो इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को, ये 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि यहां पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस लेट आपको 7 और 24 दे दिया, हाइपोटेनस 25, आपको याद होना चाहिए, ये आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो यही इसके अंदर मेन मेन चीजें थी स्टूडेंट्स, मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं और आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी रिवीजन के लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन सीरीज में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो फाइनल रिवीजन के 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी फॉर्मूलाज और सभी बेसिक कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कंसेप्ट हमें सीखना है वो ये है कि ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है, और ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। हमें सबसे पहले जो कंसेप्ट सीखना है वो ये सीखना है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके अंदर y हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, y हमेशा 0 लेकर चलना है। y एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके अंदर हमें x को 0 लेकर चलना है। y एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसको हमें यहाँ पर x को हमें 0 लेकर चलना है। ओके, अब कई बार पूछ लिया जाता है कि लेट ये पॉइंट दे दिया x1 y1, बताओ कि x1 इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है y एक्सिस से, या इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है x एक्सिस से। तो जब भी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो जो भी आपको ये y1 दिखाई दे रहा है ये हमेशा डिस्टेंस होता है,
दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ये वाला पार्ट होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा, जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है, जैसे मैं कहता हूं -2,3, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 2, -2, 3, -3। तो देखो पहली बात तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना है। डिस्टेंस पूछा जाए तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब डिस्टेंस हमें पूछा गया है कहां से, वाई एक्सिस से, तो एक्स वाला उठा लो। एक्स वाला क्या है -2, हम डिस्टेंस लिखेंगे 2। डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में ही रखना है, डिस्टेंस को पॉजिटिव में ही रखना है। अच्छा यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताएं आप ओरिजिन से। ओरिजिन से हमें डिस्टेंस बताना है। जब भी किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, हम सिंपल क्या करेंगे, स्क्वायर रूट और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है। सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर y वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो और उसका स्क्वायर रूट कर दो, ये इसका डिस्टेंस निकल चुका है ओरिजिन से। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है कि 3,4 एक पॉइंट है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले, तो आप करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेट कोई भी दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है कितना है। लेट दिस इज a एंड दिस पॉइंट इज b, हमें a और b के बीच में डिस्टेंस बताना है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या है वो देखिए, x1 और x2 इनका डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में पॉजिटिव ही रिजल्ट रहना है। प्लस इसी तरीके से y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, कोई भी आप कर सकते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया, a और b के बीच का डिस्टेंस निकल चुका है। अब हमसे कई बार यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इक्वी डिस्टेंस के ऊपर, कि लेट कोई भी एक पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट इज x1 y1, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है कहां से, x2 y2 एंड x3 y3 से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। लेट ये p है, ये q है और ये r है। p पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है q एंड r से, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये हमें करना है। ये बात आप देख लीजिए अच्छे से, ये पी क्यू है और ये पी आर है। पी क्यू और पी आर को आपको एक दूसरे के इक्वल पुट करना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, इक्वल पुट करना है। हाँ, रूट हटा सकते हैं आप, अगर स्क्वेयरिंग कर लेते हैं तो बोथ साइड रूट खत्म हो जाएगा, रूट की कोई टेंशन नहीं है। इक्वी डिस्टेंस से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वेशन निकालनी भी पूछी जाती है या फिर पॉइंट भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से बनने वाले क्वेश्चंस थे। और कुछ इस तरीके के भी डिस्टेंस फॉर्मूला से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब इसके अंदर हमें बताना है कि जो ट्रायंगल बन रही है वो किस टाइप की ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, स्केलिन, राइट एंगल, या किस टाइप की। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स निकालेंगे, यानी कि ये तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर ये तीनों पाइथागोरस को फॉलो कर रहे हैं तो राइट ट्रायंगल, अगर इनमें से किन्हीं दो की साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल, अदरवाइज ये स्केलिन ट्रायंगल होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, यहां से भी एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इससे बनने वाली एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये x1 y1, लेट दिस पॉइंट इज x2 y2, और यहां पर जो पॉइंट है x कोमा y, ये पॉइंट लेट इसको डिवाइड कर रहा है m रेशो n के अंदर, m रेशो n। तो हमें क्या करना है, ये x किसके इक्वल होगा, m इंटू इस वाले पॉइंट को मल्टीप्लाई n इंटू ये वाला पॉइंट और डिवाइडेड बाय m प्लस n, इन दोनों का सम। देखो अब मैंने x वाला पार्ट लिया है, तो हमें जो रिजल्ट में लिखना है वो x वाले पार्ट से ही लिखना है, यानी कि m इंटू x2, y का कोई काम नहीं है यहाँ पे, m इंटू x2 प्लस n इंटू इधर ले जाओ x1 के साथ,
n इंटू x1 और डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं y की बात करता हूं तो बिल्कुल सेम होगा, मल्टीप्लीकेशन उसी तरीके से होगी, बस y वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय m प्लस n, m प्लस n। इसी तरीके से अगर ये मिड पॉइंट होता है x कोमा वाई, अगर मिड पॉइंट है उस केस में हमें क्या करना है, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर x कोमा वाई ये मिड पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 का, x2 y2 का ही अगर ये मिड पॉइंट है तो उस केस में ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, x होगा x1 प्लस x2 बाई टू और y होगा y1 प्लस y2 बाई टू। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहलाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहलाता है। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला से बनने वाले क्वेश्चन क्या है, या तो डायरेक्ट आपसे रेशियो पूछा जा सकता है या पॉइंट देकर, जैसे रेशियो देकर ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है, तो दोनों केसेस यहां पर बनते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी मैं ट्रिक भी बताने जा रहा हूं। लेट एक पॉइंट है मेरे पास, लेट 3,2 और एक पॉइंट और ले लेते हैं -4, -3। लेट कोई भी हमने पॉइंट ले लिया और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि एक्स एक्सिस इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है। हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, हमने डिस्कस किया एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वाई वहां पे जीरो होता है, तो x1 कोमा वाई, वाई को मैं जीरो लिख लेता हूं डायरेक्ट। तो अब देखो क्या करना है, x1 वाले को नहीं छेड़ना क्योंकि ये हमें पॉइंट पता नहीं है, हमें किसको छेड़ना है, जीरो। ये हमें पता है, ये हमें पता है। हमें कैसे रेशियो निकालना है, पहला तरीका हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, क्या लेट कर लेता हूं मैं, k रेशियो 1 में डिवाइड करता है ये इसको, k रेशियो 1, k रेशियो 1 ही एज्यूम करना है जब भी हमें रेशियो फाइंड करना हो। ओके, अब y वाला पार्ट ले रहा हूं तो जीरो, ये वाला इक्वल टू में आएगा और इधर क्या आएगा, k इंटू -3 और 1 इंटू टू डिवाइडेड बाय k प्लस 1। और अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा, -3k प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसको इधर ले जाता हूं -2 तो k की वैल्यू आ गई 2/3। जो k की वैल्यू है वही रेशियो है, यानी कि रेशियो 2:3 हो गया। ये तो इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो कि हम सेक्शन फॉर्मूला से समझते हैं। अब बात करते हैं हम इसके ट्रिक की। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो y वाला पार्ट हमें यहाँ पता है जीरो, यहाँ y वाला पार्ट पता है 2, यहाँ y वाला पार्ट पता है -3। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस चेक करना है, y वाले पार्ट्स में कितना डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 0 और -3 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, रेशियो आ गया 2:3। डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। ये स्ट्रेटेजी काफी हेल्पफुल होती है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो मेरी सीरीज है ओसवाल की और अरिहंत की, उसको देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इन शॉर्ट ट्रिक का यूज करके पूरे चैप्टर को ही बहुत ही छोटा कर दिया, तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और सेक्शन फॉर्मूला से जो फेमस क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, पैरेललोग्राम। इसके अंदर हमें क्या दिया होगा, पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे जिसमें से कुछ कोऑर्डिनेट मिसिंग हो गए। लेट एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहां पर होगा लेट 5, x, यहाँ होगा लेट 3, y। एक वैसे ही ले रहा हूं मैं जस्ट फॉर एग्जांपल। लेट यहाँ है 7, 3 ले लेता हूं और लेट यहाँ है -8, 4। हो सकता है कि एक्चुअल में ये पैरेललोग्राम ना बनता हो, लेकिन एक बार बस जस्ट आपको बताने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। ऐसे केस में जब भी पैरेललोग्राम आए हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है, ये y है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, कैसे हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, हम इस चीज को समझेंगे कि अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट्स जो भी होते हैं उन अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट्स में एब्सीसा और ऑर्डिनेट्स इनका सम सेम रहता है। कैसे, देखो एक बार देखो, इधर देखो 5 और 7 इनका सम, 5 और 7 इनका सम 12 बन रहा है, तो इधर भी सम 12 ही बनेगा, x वालों का सम इधर 12 ही बनेगा। सॉरी, मैंने इसको ऐसा कर लेते हैं, लेट ये x ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं। एक्चुअली मुझे x आगे लिखना था, कोई बात नहीं। 5, अब हम ऐसा देखते हैं कि इधर सम कितना बन रहा है, इधर बन रहा है 7 प्लस एक्स, इधर सम बन रहा है 7 प्लस एक्स, इधर सम बन रहा है 3 और -8, सम बन रहा है -5। 3 और -8 -5, तो ये भी -5 ही बनेगा।
हम x की वैल्यू सीधा माइंड में सोच सकते हैं कि क्या ऐसी वैल्यू मैं रख दूं कि ये -5 बन जाए। सीधा सीधा निकल चुका है, x की वैल्यू -12 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू -12 होगी। इसी तरीके से अगर मैं y वाले की बात करता हूं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो y वाला 5 + 3 8 बन रहा है। अब इधर 4 है, तो इस y की जगह क्या लिखूंगी, 8 बन जाए, यानी कि 4 लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट हम माइंड में निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू 4 हो गई। काफी फेमस क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला से ये क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। कभी कभी एक फॉर्मूला बन जाता है कोलिनियर के ऊपर। कोलिनियर की 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपस में कोलिनियर है, कोलिनियर है। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाता है। इसमें मैं आपको 2 केसेस बता देता हूं कि हमें कैसे करना होगा। अगर ये चेक करना होता है कि कोलिनियर है या नहीं, या ये दे दिया होता है कि कोलिनियर है तो एक वैल्यू निकाल के दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूं जो हमने लिया था अभी 3,2, और ये मैंने लिया था x,0, और इधर मैंने लिया था -4, -3। मैं अब ये कह रहा हूं आपसे कि ए बी सी कोलिनियर है, x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू बतानी है। हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे, ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो चेक करेंगे कैसे, 2 और 0 का डिफरेंस 2 हो गया, और 0 और -3 का डिफरेंस 3 हो गया। 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला से x की वैल्यू निकाल देंगे। 2:3 इसको रखा, और x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा 2 इंटू -4 और 3 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू -4 8 हो गया, -8, और 3 इंटू 3 9 हो गया, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 2 + 3 5। x की वैल्यू निकल चुकी है, दैट इज 1/5। तो x यहां पर 1/5 होगा। इस तरीके से हम कोलिनियर वाले क्वेश्चंस को भी सेक्शन फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओवरव्यू। अगर आप फुल डिटेल देखना चाहते हैं तो आप ओसवाल, अरिहंत या एजुकार्ट की जो वीडियोस जिसमें मैंने सभी एमसीक्यू सोल्व करवाए हैं उन बुक्स के, वो आप देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल होंगी। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। फाइनल रिवीजन सीरीज के अंदर 10 मिनट में आज हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा। ओके, अब ये रेशियोज किस किस के होते हैं। अगर मैं कोई भी एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूं, अगर मैं कोई भी एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूं और कोई भी एंगल में एज्यूम कर लेता हूं थीटा, तो हमें क्या चीज ध्यान रखना है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जिसके ऊपर थीटा लाई कर रहा है वो साइड बेस होगी, और 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस। देखो, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर एंगल लाई कर रहा है वो बेस, और 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। अगर अब मैं ट्रायंगल कुछ इस तरीके से भी बना दूं और एंगल ऊपर ले लूं, अगर मैं ये एंगल ले लेता हूं तो भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड ही होगी बेस, जिसके ऊपर 90 और एंगल ये दोनों लाई करते हैं, ये बेस है, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। रेशियो क्या क्या होता है, साइन होता है p/h, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेंजेंट होता है p/b, और कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है h/p, सीकेंट होता है h/b, और कोटेंजेंट होता है b/p। इनकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर, क्योंकि ये ट्रिक्स हमें एग्जाम में कभी कभी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। क्या छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद, ये आपको इनिशियल याद रखने हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये सोना चांदी किस लिए आया है, साइन कोस टेंजेंट, और चाय समोसे छोले, ये चाय किस लिए आया, कोसिकेंट, समोसे सीकेंट, और ये कोटेंजेंट। एक बार फिर से हम देखते हैं, देखिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। तो ये बन चुकी है एक छोटी सी ट्रिक, जिसके अंदर साइन थीटा हम समझ सकते हैं, साइन थीटा देखना है P बाई एच, ऐसे जाओ। कोस थीटा देखना है तो B बाई एच, और टेंजेंट थीटा देखना है P बाई बी। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा अगर हमें देखना है तो हम उल्टा चलेंगे, कोसिकेंट नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर जाना है H बाई पी। सीकेंट हमें देखना है, सीकेंट हम ऐसे जाएंगे H बाई बी। और कोटेंजेंट हमें देखना है, कोटेंजेंट हम ऐसे जाएंगे B बाय पी। इस तरीके से इसकी एक छोटी सी ये ट्रिक है। इसके बाद हम आते हैं इसमें मेनली जो चीजें यूज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इसमें काफी ज्यादा योगदान रहता है। जैसे हमसे कुछ कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा 7/25 है, तो बताओ टेंजेंट थीटा क्या होगा, या कोसिक कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। मान लो टेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा हमसे पूछ लिया क्या होगा, टेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा। हम यहाँ से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको ये पता है ये साइन बाय कोस होता है तब तो आप इजीली निकाल ही सकते हैं कि ये भी 7/25 होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अब देखो परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनस 25 है, 7/25। हम क्या करेंगे, बेस निकालेंगे। अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि ये साइड 24 होगी। अदरवाइज हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर में भी बताए हैं, एक बार फिर से बता देता हूं। इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3, 4, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस होगा, बाकी दोनों कोई भी साइड हो सकती है। 3, 4, 5, उसके बाद इसका डबल 6, 8, 10, ये दोनों ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद 5, 12, 13 और इसका डबल 10, 24, 26, ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, इसके बाद 7, 24, 25, ये 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन तो बोर्ड में देखने को आपको मिलेगा ही, चाहे तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, या फिर वो ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ सकता है। इन सब के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम ये ट्रिपलेट जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एंगल्स के ऊपर। एंगल्स के ऊपर हम जल्दी रिवाइज करते हैं कि एंगल्स पर वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर। इन 5 एंगल्स पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, आप जाते ही आप टेबल बना सकते हैं। ये ट्रिक हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करनी है हमें। कैसे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा के अंदर हम 0 से शुरुआत करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सब में 4 डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड कर देंगे हम सब के अंदर, और स्क्वायर रूट कर देंगे उसका, हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो उससे जो वैल्यूज निकल कर आएंगी वो फाइनली मैं लिख रहा हूं, देखो ये तो बन गया 0, ये बना है यहां पर 0। ओके, उसके बाद 1/4, इसका स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा, 1/2। अच्छा, उसके बाद ये तो 1/2 बन गया, ये अगर मैं कट करता हूं 1/2 और रूट किया तो 1/√2 बन गया, ये 1/√2, 1/√2। ये √3 ऊपर हो गया, नीचे 4 का √2 हो गया, तो ये बनेगा √3/2, ये बनेगा √3/2। और 4/4 1 होता है, और 1 का रूट 1 ही होगा, तो ये वैल्यू बन गई 1। ओके, अब बाकी सभी के सभी हम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। कैसे, कोस में क्या करना है, ये उल्टा लिख दो, मतलब 0 से 1, अब कोस होगा 1 से 0, यानी कि 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ओके, टेंजेंट थीटा के अंदर क्या होगा, टेंजेंट थीटा के अंदर बस खाली डिवाइड करना है, साइन बाय कोस वही टेंजेंट होता है, 0/1 0। ये डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बच गया। ये डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, पूरा कट गया। ये डिवाइड करेंगे तो फिर से 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच गया। ये डिवाइड करेंगे 1/0, ये होता है नॉट डिफाइंड। अब हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करते जाना है। जैसे हम जानते हैं कि कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है साइन का उल्टा, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, फिर √2, 2/√3 और 1 का उल्टा 1 होता है। इसी तरीके से हम सीकेंट में भी चलेंगे, या फिर कोसिकेंट वाली को ही पलट दो, 1,
2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2, ये हो गया नॉट डिफाइंड। और कोटेंजेंट में टेंजेंट का उल्टा, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, 1/√3 का √3 1, 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। इस तरीके से हम ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। टेबल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट वैल्यू निकालना पूछ लिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं फेमस आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम डिस्कस करने वाले हैं अब। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले कुछ जर्नल फॉर्मूलाज हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये पहले रेसिप्रोकल्स, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ये आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 होता है हमेशा। तो साइन इंटू कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या है, 1/साइन, इसलिए साइन से साइन कट होकर 1 आ गया। तो मैंने रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 लिख दिया, तो आप समझ जाएंगे कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन है। ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल हो गया सीकेंट, और सीकेंट का रेसिप्रोकल हो गया कोस। ऐसे ही टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो गया कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल हो गया टेंजेंट। तो इनके प्रोडक्ट्स 1 के इक्वल होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें एक चीज और भी जाननी है कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है, और कोटेंजेंट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ये तो इसका रेसिप्रोकल ही है, ये तो हम इजीली समझ भी सकते हैं कि टेंजेंट थीटा अगर साइन बाय कोस है तो कोटेंजेंट कोस बाय साइन हो गया। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटीज। वो क्या क्या आइडेंटिटीज है, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अगर एंगल सेम है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब यहां से कई बार क्वेश्चन थोड़ा ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा। हमें पता होना चाहिए कि साइन को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है, तो वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। इसी तरीके से इसमें मैं अगर टेंजेंट को इधर ले जाता हूं तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। डायरेक्ट यहां से आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे एक क्वेश्चन है इस तरीके का कि 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। हमें बस 9 को कॉमन लेना है और हम समझ गए कि ये तो 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से यहां से भी हम इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है इसके अंदर, इसके अलावा इन दो आइडेंटिटीज से एक फेमस रिजल्ट भी निकलता है, वो रिजल्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या रिजल्ट है, देखो, अगर मैं यहां पर आइडेंटिटी लगाता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, जैसे सीकेंट प्लस टेंजेंट इंटू सीकेंट माइनस टेंजेंट इंटू सीकेंट माइनस टेंजेंट, ये 1 के इक्वल है। देखो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि सीकेंट प्लस टेंजेंट लेट एक्स के इक्वल है, तो बताओ ये किसके इक्वल होगा। हम समझ जाएंगे अगर ये एक्स है तो ये 1/x है, या फिर ये एक्स है तो ये 1/x है। हमें ये समझ जाना है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि सीकेंट प्लस टेंजेंट 5 के इक्वल है, बताओ सीकेंट माइनस टेंजेंट क्या होगा, 1/5। ये हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल सेम यहां से भी बनता है कि कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाता हूं तो कोसिकेंट प्लस कोटेंजेंट इनटू कोसिकेंट माइनस कोटेंजेंट, इनका प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल होता है। तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सेम क्वेश्चन यहां से भी बनता है, सेम क्वेश्चन बनता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसकी की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि वो एग्जाम में पूछा जाए। वो क्या क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया गया है, या फिर कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर 1 दिया गया है, तो इसके अंदर तो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कोस स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा किसके इक्वल होगा? इसका आंसर भी 1 होता है। इसका आंसर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा, आंसर 1 ही आएगा। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख ले। और इसके अंदर पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा किसके इक्वल है? इसका आंसर भी 1 होता है। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट याद रख लें। इसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन ना करनी पड़े एग्जाम में। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्री थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो ओके, ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। अब बारी फाइनल रिवीजन की। इसके अंदर 10 मिनट रिवीजन में हम चैप्टर लेकर आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर 12। ओके, हम डिस्कस करेंगे इसके सभी बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक सर्कल से। सर्कल के अंदर पहले हम ये जान लेते हैं कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर वो होता है रेडियस का डबल। यानी कि अगर हमें रेडियस फाइंड करनी है तो डायमीटर का हाफ करेंगे, अगर डायमीटर फाइंड करना है तो डबल करेंगे हम रेडियस का। ओके, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, वेयर पाई की वैल्यू या तो हम 3.14 लेते हैं या फिर हम लेते हैं 22/7। और मोस्टली केसेस में जब रेडियस ऐसा दिया हो कि जो 7 से कट होता है तो हम 22/7 ही लेंगे। 7 का कोई मल्टीपल अगर दिया हो तो कोशिश करना कि 22/7, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर हम इसके सरकमफेरेंस की बात करें, सरकमफेरेंस या हम इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो वो होता है 2πr के इक्वल। 2πr इसका पेरीमीटर होता है। इसके अलावा सर्कल से रिलेटेड हमें क्या चीज जाननी है? हमें ये चीज जाननी है कि ये एक रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो है इसका सरकमफेरेंस के इक्वल। अगर ये एक चक्कर काटेगा तो 2πr डिस्टेंस कवर होगा। अब यहां से कई बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ अगर एक व्हील को लेट 11 किलोमीटर मूव करना है, या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्टेंस अपॉन 2πr, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद दो चीजें और, दो रिजल्ट और जहां से सीबीएसई बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो क्या है कि अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है और एक और सर्कल दे दिया, अब इन दोनों की सरकमफेरेंस, लेट इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन दोनों की सरकमफेरेंस का सम एक बड़े सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल है। इसके सरकमफेरेंस के इक्वल है जिसकी रेडियस में r मान लेता हूं। तो इस केस में देखो, इसके सरकमफेरेंस और इसके सरकमफेरेंस को ऐड करके आता है इसका सरकमफेरेंस। तो ऐसे केस में ये जो बड़े सर्कल की रेडियस होगी वो छोटे सर्कल की रेडियस प्लस इस इन दोनों सर्कल के रेडियस का सम के इक्वल होगी। बिल्कुल सेम रिलेशन डायमीटर में भी बनता है कि बड़े वाले सर्कल का ये वाला जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों के डायमीटर्स के सम के, इन दोनों के डायमीटर्स के सम के इक्वल होगा। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। अच्छा, अब इसके बाद यहीं से एक और क्वेश्चन भी बनता है जो कि मैं आपको साथ ही बताने वाला हूं। ये तो हुआ कि अगर सरकमफेरेंस वाला रिलेशन आता है तब, ये सरकमफेरेंस वाला। अगर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके एरिया को और इसके एरिया को ऐड किया गया तो एक ऐसा सर्कल बनता है जिसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल है, एरियाज के सम के इक्वल इस नए वाले सर्कल का एरिया दिया हुआ है। ऐसे केस में हमें ये याद रखना होगा कि आर स्क्वायर इक्वल होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर के। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप ये रिजल्ट। इसी तरीके से डी में भी, डायमीटर में भी सेम रिलेशन होता है कि डायमीटर का स्क्वायर इक्वल होगा डायमीटर 1 का स्क्वायर प्लस डायमीटर 2 का स्क्वायर। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। इसके बाद सर्कल के अंदर आपको रिलेशन ये भी याद रखना है कि अगर किसी एक सर्कल की रेडियस, लेट पहले r है
और उस सर्कल की रेडियस को लेट किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि इसका k टाइम्स कर दिया जाए, किसी भी सर्कल की रेडियस को k टाइम्स कर दिया जाए। मैं बोलता हूं जैसे डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 8 टाइम्स कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, डायमीटर भी उतना ही टाइम्स हो जाएगा। लेट इसकी नई रेडियस r1 है। अब r1 हम जानते हैं k टाइम्स है पुराने वाली रेडियस का, तो डायमीटर d1 भी यही होगा। इसका डायमीटर मैं d मान लेता हूं, इसका डायमीटर d और इसका डायमीटर लेट d1, तो d डायमीटर्स में भी सेम रिलेशन होगा, k इंटू डी के इक्वल हो जाएगा डायमीटर का k टाइम्स। और सरकमफेरेंस में भी सेम रिलेशन होगा, इसका सरकमफेरेंस c1 मान लिया, इसका सरकमफेरेंस स्मॉल c मान लिया, सरकमफेरेंस c1 भी k टाइम्स हो जाएगा स्मॉल वाले सरकमफेरेंस के, स्मॉल वाले सरकमफेरेंस के। अब बात करते हैं हम, जो यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, आपको दे दिया जाएगा कि रेडियस हो गई 4 टाइम्स, बताओ एरिया कितने टाइम्स हुआ, एरिया उसका स्क्वायर हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि मैं ये बात करूं कि लेट इसको a1 इसका एरिया मान लिया और इसका एरिया मैंने a मान लिया, तो a1 इक्वल हो जाएगा k स्क्वायर इंटू a, यानी कि अगर रेडियस डबल हुई है तो एरिया 4 टाइम्स, रेडियस 3 टाइम्स हो गई तो एरिया 9 टाइम्स, रेडियस हाफ हो गई तो एरिया 1/4 हो जाएगा। जस्ट स्क्वायर करना है आपको, ये रिलेशन आपको अच्छे से समझना होगा, ये रिलेशन अच्छे से समझना होगा, यहां से भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। अब हम आते हैं जो इसके अंदर है सेक्टर और सेगमेंट का एरियाज और उनके पेरीमीटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर दो रेडियस किसी भी एक सर्कल को पार्ट में डिवाइड करती है तो ये दोनों सेक्टर्स कहलाते हैं। जो छोटे वाला है वो माइनर सेक्टर, जो बड़ा है वो मेजर सेक्टर। ओके, छोटे वाले सेक्टर का अब मान लो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो किस तरीके से करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या इसका मुझे लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, मैं सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा हूं, पेरीमीटर पूरे पेरीमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, तो वो होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये एरिया है, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है ये। ओके, इसके बाद अगर कोई हमें सेक्टर दिया गया है और उसका पूरा पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है, एरिया का तो सेम फॉर्मूला रहता है, लेकिन अगर पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा, मुझे लेंथ ऑफ आर्क लेनी पड़ेगी, दैट इज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और प्लस ये वाला बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, क्योंकि पेरीमीटर में कंप्लीट बाउंड्री आती है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो 2r मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया सेक्टर का, जिसके अंदर हमने एरिया और पेरीमीटर सारे डिस्कस किए। अब साथ ही साथ हम कर लेते हैं क्वाड्रेंट को डिस्कस, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो एक सेक्टर, और सेक्टर के सारे फॉर्मूलाज उसमें उसमें लगते हैं ये वाले सारे, लेकिन क्वाड्रेंट हम अलग से इसलिए पूछ रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेंट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्यों ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया जाए। तो देखो क्या होता है, पूरे सर्कल के एरिया का 1/4, देखो पूरा ये क्वाड्रेंट होता क्या है, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, तो एरिया इसका क्या होगा, पूरे सर्कल का 1/4। ओके, अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं, एक क्वाड्रेंट के लेंथ ऑफ आर्क की, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा हूं मैं, तो वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर, पूरा पेरीमीटर होता है, बाय में 4 कर दिया, यानी कि पाई आर बाई 2 लेंथ ऑफ आर्क हो गई किसकी, क्वाड्रेंट की। लेकिन ये कंप्लीट पेरीमीटर नहीं है, पेरीमीटर अगर हमें चाहिए, अगर हमें पेरीमीटर कंप्लीट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क में रेडियस आर प्लस रेडियस आर, यानी कि ये 2r भी ऐड करना पड़ेगा, ये बन जाएगा इसका पेरीमीटर। ओके, ये तो था सेक्टर के बारे में। सेक्टर में एक और क्वेश्चन है जो कि काफी बार पूछा जाता है क्लॉक से रिलेटेड, कि एक मिनट वाली सुई है, जो कि बताओ 10 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी या कितना मूव कर जाएगी ये 10 मिनट्स के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या आप याद रख सकते हैं कि जो मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट हैंड जिसको हम बोलते हैं, मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री एंगल कवर करती है। तो जैसे आपसे 30 मिनट के अंदर पूछ लिया तो आप समझ जाएंगे कि 180 डिग्री हो गया, क्योंकि 30 इंटू 6 180 डिग्री। तो आप सेक्टर का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब जो आर वाली सुई होती है, आर हैंड जिसको हम बोलते हैं,
वो 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री मूव करती है। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए कि आधे घंटे के अंदर जो आर हैंड है या शॉर्ट हैंड भी जिसको हम बोलते हैं, मिनट हैंड को लॉन्ग हैंड और इसको शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड कितना एरिया कवर करेगी, तो हम कैसे बताएंगे? देखो 30 मिनट है इंटू वन, ये करेंगे हम 1/2, तो ये बन जाएगा 15 डिग्री। तो भाई 15/360 पाई r स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ये एंगल निकालने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। एंगल निकालने के लिए काफी हेल्पफुल होता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है मिनट हैंड, और आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करती है। ओके, ये कंप्लीट हो गया सेक्टर। अब हम आते हैं किसके ऊपर? सेगमेंट के ऊपर। अब हम सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। सेगमेंट क्या होता है? अगर कोई भी कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो सेगमेंट है। जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट, जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट। अब आपके सिलेबस में जो सेगमेंट का एरिया निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ माइनर नहीं, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ दो ही एंगल यहां पर आप ले पाएंगे। दो ही एंगल वाले आपके सिलेबस के अंदर है। पहला एंगल लेट थीटा मान लेता हूं, सेगमेंट की बात हो रही है, सेक्टर में कोई भी एंगल आ सकता है। सेगमेंट के अंदर एक तो एंगल 90 डिग्री होगा और दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा। ये दोनों आपके सिलेबस में 120 डिग्री वाला सेगमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, अब ये कैसे निकालना होगा? देखो सिंपल सा प्रोसीजर है। पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दो। जैसे मैं डिनोट कर लेता हूं, अगर ओ ए, लेट ये बी पॉइंट है और ये सी है, कंप्लीट सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी, माइनस करेंगे हम एरिया किसका? ट्रेंगल का एरिया। ट्रेंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये सेगमेंट का एरिया मेरे पास बच जाएगा, सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। ट्रेंगल का एरिया क्या होता है? वो अलग अलग एंगल है तो अलग अलग एंगल पर डिपेंड करेगा। मैं अभी लिख देता हूं ट्रेंगल ए ओ सी, इसका एरिया में सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, कैसे? दोनों केस देख लेते हैं। केस वन की जब थीटा 90 डिग्री है, तो देखो थीटा 90 डिग्री है तो सेक्टर का एरिया तो हमें पता है कि क्वाड्रेंट बन गया। क्वाड्रेंट बन गया तो हम क्या कर सकते हैं? सीधा पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर सकते हैं। ये सेक्टर का हो गया, माइनस ट्रेंगल का एरिया। जब एंगल ये 90 डिग्री होगा तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। यानी कि एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 सेक्टर माइनस ट्रेंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि दोनों रेडियस है तो आर स्क्वायर हो गया। ये आपको याद रखना है जब एंगल 90 डिग्री होगा। और सेकंड केस में ले लेता हूं, जब एंगल 60 डिग्री होगा। जब एंगल 60 डिग्री होगा तब एरिया क्या होगा सेगमेंट का? तब आप कैसे निकालेंगे? 60 डिग्री है तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो आपने लगा दिया सेक्टर का एरिया, माइनस करेंगे ट्रेंगल। अब ट्रेंगल के लिए देखो, जब भी ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं। यानी कि ये बन जाती है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हम जानते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इसका सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया कि सेकंड केस इस तरीके से हम सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। अब लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि काफी हेल्पफुल रहती है, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। वो क्या है कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर आपको एक किसी भी एक सर्कल के अंदर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, लेट इक्विलेटरल, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है। ओके, अब सर्कल की रेडियस आर है तो आपको ये याद रखना है कि अगर सर्कल की रेडियस आर है तो आपको ये याद रखना होगा कि ये जो साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ही बता रहा हूं मैं ओनली, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये साइड हो जाती है आर इंटू √3। लाइक ये साइड अगर 20 है तो ये रेडियस अगर 20 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हो जाएगी 20√3। ये कई बार हेल्पफुल होता है अगर आपको एक सर्कल के अंदर उसकी रेडियस देके ये वाला एरिया पूछ लिया जाता है तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होता है। साइड नहीं दी जाएगी, साइड आपको खुद से पता होगी। आप √3/4 साइड स्क्वायर लगाकर माइनस करके आप बता सकते हैं कि बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सारी की सारी जो मेन कंसेप्ट और मेन जो फॉर्मूलाज थे वो सारे हमने इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो अब बारी है फाइनल रिवीजन की। 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर
आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के सभी बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले बेसिक चीज जो कि हम सबको पता भी है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ये होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी, जहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कहां से कहां तक वेरी करती है, तो ये हो सकती है स्टूडेंट 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, देखो 0 से 1 का मतलब है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है। 0 से नीचे नहीं होगी, 1 से ऊपर नहीं होगी। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ऐसे इवेंट को हम सर्टेन इवेंट बोलते हैं। सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, या श्योर जो होना ही होना है, ऐसे इवेंट को हम सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 0% से लेकर प्रोबेबिलिटी 100% के बीच में लाई करती है, और ये 0 और 100% भी हो सकती है। ये तो मैंने नंबर्स के बारे में बताया, नंबर या फ्रैक्शन 0 से लेकर 1, और ये मैंने बता दिया परसेंटेज में कि 0% से लेकर 100% तक किसी की भी प्रोबेबिलिटी लाई करती है, वेरी करती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी x है और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी लेट y है, तो x प्लस वाई 1 होता है। या ये कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ e एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे द winning probability of Radha is 0.92, then what will be the losing probability? अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम सिंपली इसको 1 में से माइनस कर सकते हैं एंड देन वी विल गेट 0.08। तो इस तरीके से यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फेमस आउटकम्स क्या क्या होते हैं। फेमस आउटकम्स हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम कॉइन की बात करेंगे। कॉइन की, एक कॉइन के अंदर टोटल आउटकम्स दो हो सकते हैं, हेड या टेल। वहीं पर अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ उछाल दिए जाएं, दो कॉइन्स हम अगर एक साथ उछालते हैं, तो उसके अंदर चार केसेस बनते हैं। कौन कौन से? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अच्छा, इसमें कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है बनाने में, तो मैं आपको बता देता हूं उसके लिए आपको क्या करना है। जो एक बार में केस बनते हैं उन्हीं को दोबारा लिख लें आप, उसी को दो बार लिख लें, और पहले दो के आगे आपको लगा देना है हेड, बाद के दो के आगे आपको लगा देना है टेल। ये चार केसेस बन जाएंगे। अब तीन कॉइन्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर थ्री कॉइन्स को साइमल्टेनियसली उछाला जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसके अंदर टोटल आउटकम्स होते हैं 8। ये देखो 2 पावर में चलता है, 2 पावर 1 2, एक बार उछाला, 2 पावर 2 दो बार उछाला, तो चार केस हो गए टोटल। तीन सिक्के उछाले तो 2 पावर 3, यानी कि टोटल 8 केसेस बनेंगे। कौन कौन से होंगे वो देखिए। इन्हीं चारों को आप दोबारा लिख लें, एच एच, एच टी एच, टी टी, और फिर से दोबारा लिखना है आपको, एच एच, एच टी एच, टी टी। और जो पहले चार है उनके आगे आप हेड लगा दें, और जो बाद के चार है उनके आगे आप टेल लगा दें, उनके आगे आप टेल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 8 आउटकम्स निकल कर आते हैं अगर तीन सिक्के उछाले जाएं। अब यहां से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं डाइस के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं डाइस के ऊपर। डाइस के अंदर हमें पता है अगर एक डाई को थ्रो किया गया है तो उसके अंदर 6 केसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब दो डाई के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। दो डाइस अगर हैं तो कौन कौन से केसेस बनेंगे, और उनके सम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपको अच्छे से देखना है। देखो दो डाइस के मैं केस ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। इधर भी मैंने यही लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैं चेक करता हूं कि कौन कौन से केसेस हैं जो बन सकते हैं। देखो ये बना 1 1, यानी कि ये आगे वाला नंबर पहली डाई पे क्या आ रहा है वो दिखा रहा है, दूसरे वाला नंबर दूसरी वाली डाइस पे क्या आ रहा है वो दिखा रहा है।
तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ऐसे ही 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो आप देख सकते हैं कि टोटल केसेस यहाँ पर 36 बने। टोटल केसेस ये 36 केसेस ये होते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ ऐसे कितने केसेस हैं जिनके अंदर दोनों नंबर इवन है। तो आप ऐसे नंबर चुन लेंगे जैसे ये है, इनके अंदर दोनों नंबर इवन है, इसमें दोनों नंबर इवन है। जितने भी ऐसे केसेस बनते हैं जिनमें दोनों नंबर इवन है, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि क्या पूछा गया है। ओके, एक और केस यहां से बार बार पूछा जाता है, वो है सम के ऊपर, कि इसका सम इवन होना चाहिए, सम ओड होना चाहिए, जो दोनों डाइस पे आए हैं। तो उनके हम देख लेते हैं कितने कितने केसेस बनते हैं। ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं हम। देखो, मिनिमम सम जो दो डाई अगर हम फेंकते हैं तो बन सकता है 1+1 2 सम बन सकता है, 2 से कम कहीं भी नहीं बन सकता। ओके, 2 बन सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सम है जो बन सकते हैं। मैक्सिमम 12 बन सकता है यहां से। ओके, अब ये कितने कितने केसेस होते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बनता है जो कि आपको देखना है। देखो, दो सम सिर्फ एक ही केस में बनेगा, तीन सम दो केसेस में बनते हैं, फिर ये 3, 4, 5, 6, फिर 6 से वापस उल्टा शुरू हो जाता है, 5, 4, 3, 2, 1, ये सम बनता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहां से डाइस से क्वेश्चन आते हैं कि बताओ सम 11 या उससे ज्यादा हो। तो हम समझ गए 11 या उससे ज्यादा तीन केसेस बनते हैं, तो 3/36। या ऐसा पूछ लिया जाता है सम एक ओड नंबर होना चाहिए, सम एक ओड नंबर हो, ओड 3 है, ओड 5 है, ओड 7 है, ओड 9 है, ओड 11 है, इनका टोटल कर लें आप, 18 आ गया, 18/36, 1/2। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सम एक प्राइम नंबर हो या सम एक कंपोजिट नंबर हो। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इस ये वाली टेबल से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये था डाइस के बारे में। हम आते हैं अब कार्ड्स के बारे में, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्ड्स के बारे में हम क्विकली जान लेते हैं। देखो, कार्ड्स के अंदर जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं ए, जिसको हम एस बोलते हैं, एस, ACE, एस। फिर आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के। अब जे क्या है, इसमें जे होता है जैक, क्यू होता है क्वीन, क्यू होता है क्वीन, और के होगा यहां पर किंग, के किंग होता है। ये इनके नाम है। अब इनके अंदर जो 13 कार्ड्स हो गए, ये 13 ब्लैक कार्ड्स और होते हैं इसके अंदर, 13 ब्लैक कार्ड्स और होते हैं। यानी कि अगर हम टोटल ब्लैक कार्ड्स की बात करें, ब्लैक, तो वो होते हैं टोटल 26। और अगर हम टोटल रेड कलर के कार्ड्स की बात करते हैं तो वो भी होते हैं 26। अभी मैं फुल डिटेल बताऊंगा इनकी, कौन कौन से होते हैं ब्लैक और कौन कौन से होते हैं रेड। ये पूरा का पूरा कार्ड्स का पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स, ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स। और ये वाले जो आप देख रहे हैं ये होते हैं रेड कार्ड्स, ये होते हैं रेड कार्ड्स। तो 13 + 13 26 ब्लैक कार्ड्स, इसी तरीके से 13 + 13 26 होते हैं रेड कार्ड्स। अब ये सूट्स बने होते हैं, ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि सूट्स होते हैं। ब्लैक कलर के अंदर दो सूट होते हैं, कौन कौन से दो सूट होते हैं, एक होता है स्पेड, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये होता है स्पेड। एक होता है क्लब, जो कि कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, ये क्लब होता है। इसी तरीके से रेड कलर के अंदर भी दो सूट होते हैं। रेड कलर के अंदर कौन कौन से दो सूट होते हैं, एक तो होता है हर्ट और एक होता है डायमंड, एक होता है हर्ट और एक होता है डायमंड। तो इस तरीके से ये हर एक सूट के अंदर 13 कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो कार्ड्स होते हैं, जो लास्ट वाले जो मैंने लिखे हैं, ये कार्ड्स कहलाते हैं फेस कार्ड्स। यहां से लेकर यहां तक अगर आप
आप कार्ड्स के ऊपर देखेंगे तो इनके ऊपर एक चेहरा बना होता है, तो ये कहलाते हैं फेस कार्ड्स, यानी कि टोटल फेस कार्ड्स होते हैं अपने पास 12, जिसमें से 6 ब्लैक फेस कार्ड है और 6 रेड फेस कार्ड है। तो ये पूरा का पूरा कार्ड का मैंने आपको सिस्टम बता दिया। इस तरीके से पूरे के पूरे कार्ड्स होते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी का भी कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है। यहां से एक और क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर। जैसे एक फैमिली है जिसके अंदर 2 चिल्ड्रन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि बड़ी लड़की होगी, या फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि छोटी होगी लड़की। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर जो क्वेश्चन आता है उसको आप सेम हेड या टेल जैसा केस बनाकर ही चलेंगे, बिल्कुल सेम। कैसे? अगर मान लो एक ही बच्चा है तो 2 केसेस बनेंगे, या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे अगर आता है तो ये बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है। अगर 2 बच्चे हैं तो क्या हो सकता है? बीबी यानी कि बॉय बॉय, या बीजी यानी कि बॉय गर्ल, या जीबी या जीजी। तो ये 4 केसेस बनेंगे। अगर 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन है, तो ये सारे केसेस बनते हैं। तो ये फाइनल आउटकम्स मैंने आपको बता दिए जितने भी मेन मेन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने हर एक चैप्टर कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप काफी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।